हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एडिक्शंस। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी कहते हैं। इसके मीनिंग, शेप्स, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ शिफ्ट एंड देयर रीजन। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट भी होता है और क्यों होता है वो भी पढ़ेंगे। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। एज रिसोर्सेज आर स्केयर द सोसाइटी इज ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। देखो हमारे सोसाइटी में जो इस रिसोर्सेज वो स्केयर्स है यानी कि लिमिटेड है, तो हर सोसाइटी को, हर एजेंट्स को क्या करना पड़ता है, चॉइसेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब जब हमने दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को कम किया तो वो जो गुड्स की प्रोडक्शन कम हुई, उस जो हमने सेक्रीफाइस किया किसी दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो हेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने जो भी पहले सेक्रीफाइस कर दिया नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पाने के लिए, जो आपने फर्स्ट सेक्रीफाइस किया, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। मान लीजिए आप एक बैंक में जॉब कर रहे हो जिसमें आपको सैलरी मिलती है 40,000 पर मंथ। आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ है। फर्दर सपोज यू रिसीव वन मोर जॉब ऑफर, आपको एक और जॉब ऑफर मिलता है जिसमें आपको सैलरी मिलती है 60,000 पर मंथ। तो आप क्या करोगे, इस 60,000 पर मंथ की जॉब को आप ऑफर एक्सेप्ट करोगे और जो पहली जॉब थी आपकी बैंक में जिसमें 40,000 सैलरी मिल रही थी, इसको आप सेक्रीफाइस कर दोगे। आप इसमें फिर इस जॉब को छोड़ दोगे। तो आपने इस 60,000 जॉब को पाने के लिए 40,000 वाली जॉब को जब छोड़ा, तो उस जॉब को जब आपने छोड़ा यानी इस जॉब को सेक्रीफाइस किया। अब इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपने 60,000 पाने के लिए 40,000 आपको छोड़ना पड़ रहा है। तो इस 40,000 को हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम समझते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटायर क्या होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम देखते हैं कि दो गुड्स को कितने तरीकों से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है इसको हम फुल्ली यूटिलाइज मानते हैं और लिमिटेड मानते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आप मान लो कि आपके पास एक लैंड है, एक जमीन है। ठीक है, आपके पास एक जमीन है और आपके पास दो रास्ते हैं। आप इस पे वीट भी उगा सकते हो, आप इस पे राइस भी उगा सकते हो। तो आप क्या करो, 50% वीट के लिए लैंड को, जमीन को रख लो और 50% राइस के लिए इस जमीन को रख लो। एक तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर दूसरा एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है कि आप 20% वीट के लिए रखो और बाकी राइस के लिए रखो, या फिर आप पूरा राइस के लिए रखो, वीट के लिए मत रखो। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और जब इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम एक ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं तो उसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ, जिसमें हमें क्या होता है, कॉनकेव कर्व बना होता है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कॉनकेव कर्व होता है इस तरीके से, और इसका ग्राफ यही है। इस पे जो ऊपर इस लाइन पे जो पॉइंट्स है, इसको हम कहते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पर हमारे रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन यूज होता है। और यही हमारा पीपीसी शो कर रहा होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ये शो कर रहा होता है। ओके, ये जो बाहर पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, जो एच पॉइंट है, इसका मतलब ये अनअटेनेबल सिचुएशन है। यहाँ पर आप रिसोर्सेज का यूज कर ही नहीं सकते हो, इस रिसोर्सेज तक आप नहीं पहुंच पाए हो। ये जो अंडर अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जो कि पीपीसी के अंदर हो। इसका मतलब है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से यूज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आप उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे हो, तो इसको अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। ये अंदर पॉइंट में आता है। ठीक है, यहाँ पर दो गुड्स हो गए, गुड्स वाई, गुड्स एक्स। ठीक है,
यहाँ पर अगर आप गुड्स वाई का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो गुड्स एक्स की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, अगर गुड्स एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो गुड्स वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज है, कुछ भी कह लो। तो जो पीपीसी यानी पीपीएफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? क्योंकि आपको एक गुड्स को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसीलिए जो उसका कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, और रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। ठीक है, आपने अगर गुड्स एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया तो गुड्स वाई के रिसोर्सेज गुड्स एक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये डाउनवर्ड होता है, इसका रीजन आप याद रखना। जो पीपीएफ होता है वो कॉनकेव शेप होता है। ठीक है, स्लोप तो उसका डाउनवर्ड होता है और उसका शेप कॉनकेव होता है। तो पीपीएफ का कॉनकेव शेप इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एमआरटी है यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये बढ़ता है, ये इंक्रीज होता है, इसीलिए हमारा जो पीपीएफ है वो कॉनकेव होता है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एमआरटी होता क्या है। ठीक है, तो मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा किसी एक गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप गुड्स दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना ज्यादा हमारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रीजन को याद रखना, एमआरटी इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट है, यानी कि जितना भी आपको प्रोडक्शन करना है उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से यूज किए जा रहे हैं और उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक गुड्स से दूसरे गुड्स तक। इस रीजन को याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमआरटी क्यों बढ़ता है और पीपीएफ का शेप कॉनकेव क्यों होता है। तो पीपीएफ का शेप कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि एमआरटी इंक्रीज होता है, और एमआरटी इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज हो रहे हैं, इक्वली एफिशिएंट हैं और इस रिसोर्सेज को हम एक गुड्स से दूसरे गुड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। देखो यहाँ पर जितने भी रूल्स बताए जाते हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं हो सकते, यहाँ पर हमारा पीपीसी काम नहीं करेगा अगर इन अजम्पशंस को फॉलो ना करे तो। ठीक है, तो पहला अजम्पशन है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज फिक्स नहीं है तो पीपीएफ वहां पे काम नहीं करता है। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्रॉम वन यूज टू अनदर। लेकिन इन रिसोर्सेज का हम ट्रांसफर कर सके एक गुड्स से दूसरे गुड्स में, यानी कि अभी हमने जो देखा था ना लैंड वाला एग्जांपल, यानी कि अगर आप यहाँ पर वीट उगाते हो तो उसमें से आप उसके जमीन को यूज कर सकते हो राइस उगाने में भी, यानी कि एक ही रिसोर्सेज का दो गुड्स के साथ यूज कर सकते हो, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हो एक से दूसरे रिसोर्सेज में। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। पीपीएफ में हम सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स का ही प्रोडक्शन देख सकते हैं, दो से ज्यादा हम पीपीएफ में नहीं देख सकते, नहीं तो वहां पर पीपीएफ काम नहीं करता है। ठीक है, रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से एक अच्छे मैनर में रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ये पूरी एक जमीन है तो इस जमीन का पूरी तरीके से यूटिलाइज करो, इसमें कोई भी हिस्सा बाकी मत छोड़ो, इस पूरी जमीन को यूटिलाइज करो और पूरे अच्छे मैनर में यूटिलाइज करो, ये ना हो कि आप खराब तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पीपीसी हमारा काम नहीं करता। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो आपकी टेक्नोलॉजी का लेवल है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि आप इस पे जिस तरीके से आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो हर बार उसी तरीके से प्रोडक्शन करो, कोई नई टेक्नोलॉजी मत लाओ, जो पहले से चलती आ रही है उसको कॉन्स्टेंटली करो। ठीक है, तो ये अजम्पशंस हैं, इनके बिना पीपीएफ काम नहीं करता। ओके, पीपीएफ को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। तो ये बहुत सारे नाम होता है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आप इन सब नामों को याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब ये क्या होता है? तो देखो अभी हमने जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा जस्ट लाइक दैट बिल्कुल सेम है, बस हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ग्राफ पे शो कर रहे थे और इसको हम टेबल में न्यूमेरिकली शो करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कहेंगे। तो अब देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 6 पॉसिबिलिटीज ली गई हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास दो गुड्स हैं, एक वीट है और एक राइस है। अगर हम पहले हम वीट का प्रोडक्शन, पहला कॉम्बिनेशन है ए कॉम्बिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि वीट का प्रोडक्शन को 21 रखते हैं और राइस के प्रोडक्शन को 0 रखते हैं, यानी कि लैंड पे सिर्फ और सिर्फ वीट उगा रहे हैं, राइस नहीं उगा रहे हैं।
अब हम चाहते हैं कि हमारे लैंड पे राइस भी उगे, तो हम क्या करेंगे, वीट के प्रोडक्शन को कम कर देंगे, यानी कि वीट के प्रोडक्शन को 20 कर दिया और राइस का प्रोडक्शन अब 1 हो गया, यानी कि हमने राइस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब हम वीट के प्रोडक्शन को अगर और कम करते हैं तो हमारा राइस का प्रोडक्शन और बढ़ेगा। अगर हम राइस के प्रोडक्शन को एक और बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। फिर हमने वीट के प्रोडक्शन को कम किया, फिर हमारा राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया, फिर हमें राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना था तो फिर से हमने वीट का प्रोडक्शन कम किया। ऐसे ही हम करते जाते हैं, ठीक है, जब तक हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर दिया है ना, 6 वीट का प्रोडक्शन कम किया तो जाके यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते, तो ये इतने पॉसिबिलिटीज बनी, ठीक है। अब एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इसे। जैसे हमने अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था कि किसी नई जॉब को लेने के लिए आपको पुरानी जॉब को छोड़ना पड़ेगा जो कम सैलरी वाली थी, तो जो आपने छोड़ा उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक इंडिविजुअल के व्यू से देखेंगे तो उसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, यानी कि अगर आपने वीट के प्रोडक्शन को कम किया तो कितना कम किया, तो 1 कम किया, है ना। जब आपने वीट के प्रोडक्शन को 1 कम किया तो राइस का प्रोडक्शन 1 बढ़ गया। अब आपने वीट के प्रोडक्शन को 2 कम कर दिया, 2 सेक्रीफाइस किया तब 1 प्रोडक्शन बढ़ा, फिर आपने 3 सेक्रीफाइस किया। ओके, इस तरीके से आप सेक्रीफाइस करते जाते हो, इसी को हम बोलते हैं एमओसी। जितना भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो होता है हमारा एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो एमआरटी क्या होता है, तो एमओसी और एमआरटी दोनों ही सेम चीजें हैं, बस यहाँ पर एमआरटी एक रेशियो में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितना भी हमने सेक्रीफाइस किया उसको ऊपर रखते हैं और जितना भी हमने गेन किया उसको नीचे रखते हैं। तो वीट को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और राइस को हम गेन कर रहे हैं, तो एक वीट को सेक्रीफाइस करने पर 1 राइस गेन हुआ, 2 वीट को सेक्रीफाइस करने पे 1 राइस गेन हुआ, 3 वीट को सेक्रीफाइस करने पे 1 राइस गेन हुआ। तो जब हम एक रेशियो में शो कर रहे होते हैं तो उसे हम एमआरटी कह देते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि हमने वीट को कितना सेक्रीफाइस किया तो उसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि एमओसी। और जब हम बताते हैं कि हमने एक राइस को गेन करने के लिए 1 वीट को सेक्रीफाइस किया तो उसे कहते हैं एमआरटी, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी इन दोनों को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट भी इसे कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इसे ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा और उसे हम पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर कहेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने वीट के प्रोडक्शन को यहाँ पर वाई एक्सिस पर ले लिया और राइस के प्रोडक्शन को हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया। अगर हम वीट के प्रोडक्शन को यहाँ पर रखते हैं 6 पर तो हमारा राइस का प्रोडक्शन यहाँ तक है। अब अगर हम वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, ओके, अगर हमने वीट को प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहे तो राइस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। वीट का प्रोडक्शन तो 12 हो चुका है लेकिन राइस का प्रोडक्शन पहले यहाँ तक था, एफ तक, अब वो डी तक ही रहा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसमें हमें यही शो हो रहा है कि अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है किसी एक गुड्स का तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। हमने वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमारे जो राइस का प्रोडक्शन है वो कम हो गया। तो ये हमें शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है हमें कि कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन्हीं 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब हमने पढ़ा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी जस्ट ऊपर। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि एमओसी रेफर टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एंड 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। किसी दूसरी कमोडिटी के को गेन करने के लिए जब हम पहली कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, यानी कि गुड्स ए को हम गेन कर रहे हैं और गुड्स बी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो गुड्स बी सेक्रीफाइस हुआ उसी को एमओसी कहेंगे, ठीक है। एमओसी हमेशा इंक्रीज होता है, इसको याद रखना है। पीपीएफ में जो भी हमारा पीपीसी है उसमें हमेशा एमओसी इंक्रीज होता रहता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे वाले गुड्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए एमओसी हमेशा इंक्रीज होता है, याद रखना। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट एमओसी ही है, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रेशियो में रहता है। एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। यानी कि आपने क्या किया, एक गुड्स को सेक्रीफाइस करने के लिए दूसरे गुड्स को गेन किया, एक गुड्स को गेन करने के लिए दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस किया। तो जो गुड्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उसको आप ऊपर रखना और जिस गुड्स को आप गेन कर रहे हो उसको आप नीचे रखना, तो आपको मिल जाएगा एमआरटी यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं एमओसी और एमआरटी, जिसमें एमआरटी एक रेशियो है और एमओसी जो सेक्रीफाइस हुआ है नंबर वो है, ठीक है।
जैसे कि उस वाले में हमने एग्जांपल में देखा था वीट और राइस में, तो वीट को हम सेक्रीफाइस कर रहे थे और राइस को हम गेन कर रहे थे, तो राइस को हमने नीचे रख दिया, वीट को ऊपर रख दिया, तो ये हमारा एमआरटी निकल जाएगा। एमओसी और एमआरटी दोनों सेम होता है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा पीपीएफ और एमआरटी का क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी हमने देखा पीपीएफ था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर और एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों पढ़ा। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एमओसी या एमआरटी दोनों कुछ भी बोल सकते हो। तो इन दोनों में अब क्या रिलेशन है, तो देखो याद रखना कि जो पीपीएफ का शेप है ना, वो एमआर स्लोप है, वो हमारा एमआरटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, एमओसी पे डिपेंड करता है। व्हेन एमओसी इंक्रीजेज, जब भी एमओसी बढ़ेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होता रहेगा, तो पीपीएफ हमारा कॉन्केव रहेगा, ठीक है। और अगर एमओसी हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हुआ, तो पीपीएफ कॉन्वेक्स हो जाएगा। और अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, तो पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और डाउनवर्डली स्लोप होगा। देखो इन जनरल एमओसी या एमआरटी हमेशा इंक्रीज होता है, जनरली एमओसी या एमआरटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो पीपीसी का जो शेप है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, कि ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है। तो जब भी हमारा एमओटी एमओसी एमआरटी बढ़ेगा, तो जो पीपीसी है वो कॉनकेव रहेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पीपीसी का शेप है वो कॉनकेव क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि एमआरटी इंक्रीज होता है। अब पूछा है एमआरटी क्यों इंक्रीज होता है, तो आप बोलोगे क्योंकि हम अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एमओसी कांस्टेंट हो गया, तो जब भी एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगा, तो पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, डाउनवर्डली स्लोपिंग, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है और एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है। तो एमओसी जब भी कांस्टेंट होगा, तो पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब एमओसी अगर डिक्रीज होगा, है ना, अगर हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होगा, देखो ये ऐसा होता नहीं है, ये एक्सेप्शन है, जनरली हमारा एमओसी हमेशा इंक्रीज होता है, इसको याद रखना। एमओसी जब डिक्रीज होगा, तो पीपीसी हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पीपीसी की स्ट्रेट लाइन हो सकता है। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल था, यहाँ पे पूछ सकता है कि क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोलोगे यस, पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है जब एमओसी कांस्टेंट हो। अगर पूछा क्वेश्चन में एमओसी कांस्टेंट है तो पीपीसी क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। पीपीसी स्ट्रेट लाइन है तो एमओसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर एमओसी डिक्रीज हुआ तो पीपीसी कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाएगा, इस तरीके से कॉन्वेक्स होता है। और कॉनकेव हमने देख लिया था। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन पीपीएफ। अब जो हमारा पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये चेंज भी हो सकता है। अभी देखो हम ये मान करके चल रहे थे, कुछ एजम्पशंस पे चल रहा था हमारा पीपीसी कि जो हमारा रिसोर्सेज वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुके हैं और फिक्स है रिसोर्सेज पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन हमारे वर्ल्ड में हमेशा रिसोर्सेज चेंज होते ही रहते हैं, है ना। प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी कि रिसोर्सेज हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होते ही रहते हैं। और अगर उस चेंजेस को हम पीपीसी पे अप्लाई करते हैं, तो फिर हमारा जो पीपीसी है वो चेंज होने लगेगा। और जो रिसोर्सेज है वो या तो इंक्रीज होते हैं या तो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। जो हमारा रिसोर्स है वो क्या होता है, इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। तो सच चेंजेस इन रिसोर्सेज लीड टू चेंज इन पीपीसी। अगर हमारा रिसोर्सेज चेंज होगा तो पीपीसी भी चेंज हो जाएगा। और पीपीसी दो तरीकों से चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पीपीसी का चेंज होना में क्या दिखाता है कि प्रोडक्ट कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी बढ़ रही है या घट रही है, किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वो हमें पीपीसी शो कर सकता है। तो चेंज इन पीपीएफ कैन बी ऑफ टू टाइप, ये दो तरीकों से चेंज हो सकता है। पहला होता है शिफ्ट, कब शिफ्ट हो, ठीक है। शिफ्ट करने का मतलब है कि जब हमारे व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी या रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। अगर दोनों गुड्स के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज होंगे, इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, तो हमारा जो पीपीसी है वो शिफ्ट होगा, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। रोटेशन कब होगा, जब किसी एक गुड्स का रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज होगा, तो हमारा पीपीसी रोटेट करेगा, ना कि शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी कैन शिफ्ट आइदर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। पीपीसी हमेशा या तो राइट शिफ्ट होता है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। और क्यों शिफ्ट होता है, जब हमारे रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी में चेंज आए, ठीक है, दोनों गुड्स के लिए। जब दोनों गुड्स के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, तो पीपीसी शिफ्ट होता है। तो फर्स्ट है राइटवर्ड शिफ्ट। पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब हमारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में एडवांसमेंट होगा, अपग्रेडेशन होगा, या फिर रिसोर्सेज का ग्रोथ होगा, तो हमारा जो पीपीसी है
वो शिफ्ट होता है राइटवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले पीपीसी यहाँ पर था, अब वो क्या हुआ, शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। राइटवर्ड शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों गुड्स की, गुड्स वाई और गुड्स एक्स, दोनों की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज इंप्रूव कर रहे हैं या फिर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब जो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है दो टाइप से हो सकता है, तो क्वांटिटी बढ़ जाए रिसोर्सेज की या तो क्वालिटी बढ़ जाए रिसोर्सेज की। ठीक है, तो क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, जैसे हमने कोई नया रिसोर्सेज ढूंढ लिया है ना, हमने अपनी कंट्री में कहीं पर भी नया रिसोर्सेज ढूंढ लिया, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज अपग्रेड होंगे और पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरेन कैपिटल डायरेक्ट, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, बढ़ रहा है कैपिटल, तो भी पीपीसी शिफ्ट होगा। लेबर फोर्सेस बढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग काम करने आ रहे हैं, तो भी पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, जब हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जितने लोग पहले से काम कर रहे हैं वो अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो यानी उसके, उनकी स्किल्स अच्छी नहीं है, तो अगर हम उनकी स्किल्स को अच्छा करेंगे तो भी हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कीम लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें हमें स्किल्स बढ़ाना, स्किल्स बढ़ाए गए थे ह्यूमंस के। और याद रखना ह्यूमंस भी एक रिसोर्स होते हैं। ठीक है, इम्प्रूव्ड हाइजीनिक इन्वायरमेंट, अगर हम हाइजीनिक इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं तो लोग ज्यादा हेल्थ बढ़ती है लोगों की, है ना, हेल्थ अच्छी रहती है, तो उसमें हमारा जो क्वालिटी है वो और अच्छा होता है, यानी कि रिसोर्सेज की क्वालिटी अच्छी होती है, ह्यूमन अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, अगर हेल्दी होते हैं तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ रही है या फिर क्वालिटी अच्छी हो रही है, तो इसीलिए हमारा पीपीसी है वो शिफ्ट होता है। याद रखना शिफ्ट वर्ड तभी यूज करना जब दोनों गुड्स के लिए ये चीज हो रही हो। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, देखो पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन देयर इज टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड डिक्रीज रिसोर्सेज, जब हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज होगा या फिर डिग्रेडेशन होगा अपग्रेडेशन की जगह पर, तो हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे एग्जांपल में डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में बहुत ज्यादा हैवी लॉस हो गया, है ना, रिसोर्सेज कम हो गए, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर गई, ये सब कुछ हुआ, तो फिर हमारा जो पीपीसी है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज कम हो चुके हैं, जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्ट हमारा रोटेशन ऑफ पीपीएफ, यानी कि रोटेशन कब होता है, अभी हमारा पीपीसी शिफ्ट हो रहा था, अब रोटेट होगा, तो इट हैपन व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड्स। ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी होता है, तो सिर्फ एक गुड्स के लिए अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो हमारा पीपीसी क्या होगा, रोटेट होगा। और रोटेट भी दो तरीकों से होता है। ठीक है, राइटवर्ड रोटेट और लेफ्टवर्ड रोटेट। तो राइटवर्ड रोटेट कब होगा, जब सिर्फ गुड्स एक्स का, देखो यहाँ पे गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो जब गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज बढ़ेगी तो पीपीसी हमारा राइटवर्ड रोटेट होगा। ओके, यहाँ पर पीपीसी जो है वो राइटवर्ड रोटेट हो रहा है। यहाँ पर लेफ्टवर्ड रोटेट इसलिए हो रहा है क्योंकि गुड्स एक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और गुड्स वाई कांस्टेंट है, गुड्स वाई के रिसोर्सेज में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, इसको याद रखना, इसमें सिर्फ या तो गुड्स एक्स में चेंज आएगा तो गुड्स वाई में चेंज आएगा। अगर गुड्स एक्स का टेक्नोलॉजी बढ़ता है राइटवर्ड शिफ्ट, गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी घटती है, सॉरी, राइटवर्ड रोटेशन, गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी घटती है तो लेफ्टवर्ड रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोटेशन वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे कब रोटेशन होगा, जब गुड्स वाई की जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ेगी या गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी घटेगी। अगर गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो ये अपवर्ड रोटेशन होगा, और अगर गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी घटती है तो ये डाउनवर्ड रोटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी बढ़ रही या घट रही है तो यहाँ पर रोटेशन बोला जाएगा। अगर दोनों गुड्स की होती तो शिफ्ट था, अगर सिर्फ एक गुड्स का है तो रोटेशन है। अगर गुड्स एक्स का बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड रोटेशन, और अगर गुड्स वाई का बढ़ेगा तो अपवर्ड रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड का यूज होता है, यहाँ पे राइटवर्ड लेफ्टवर्ड होता है गुड्स एक्स के लिए, गुड्स वाई के लिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, तो बस इतना ही था पीपीसी के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये सारे जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं ये सब कुछ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ लिंक दे दूंगा जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो कॉमर्स एडिक्शंस को। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे पीपीसी के जो आपके एग्जाम में आएंगे।
और लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पीपीसी समझ में आ जाए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।